बिहार फॉरेस्टर वनपाल आज की डेट का 20 दिसंबर 2020 एग्जाम का सभी 100 क्वेश्चन का सटीक आंसर की देख लीजिए। आगे मैथ रीजनिंग का भी क्वेश्चन है तो उसको डिस्कस भी करेंगे जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना की भलाई के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा प्रारंभ की गई। क्वेश्चन क्लियर नहीं है, वीडियो का क्वालिटी हाई कर लीजिएगा, फिर आप लोगों को क्लियर दिखेगा और सभी क्वेश्चन को पढ़ भी देंगे। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए अटल पेंशन योजना संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के तट पर स्थित है। तो कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। सी ऑप्शन इसका सही होगा, पश्चिमी तट। एग्जाम में क्वेश्चन का सीरियल नंबर एवं ऑप्शन भी चेंज करके दिया हुआ रहता है। ऑप्शन यही रहता है लेकिन सीरियल नंबर सभी का चेंज रहता है। जैसे सी ऑप्शन में पश्चिमी है तो ये ऑप्शन या बी में एग्जाम में इस तरह से दिया होगा। अगला क्वेश्चन है, जोगिंदर सिंह युद्ध स्मारक का उद्घाटन भारत के किस राज्य में अक्टूबर 2020 के दरमियान किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में रोजर पेनसेरे ने के क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार जीता। तो वर्ष 2020 में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया रोजर पेनसेरे को। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा स्थान पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। पहला स्थान पर जो है मुंबई है और दिल्ली जो है दूसरे स्थान पर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दिल्ली होगा, मुंबई नहीं होगा। मुंबई पहला स्थान पर है, सर्वाधिक जनसंख्या है शहर, और दिल्ली दूसरा स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उद्देश्य बाल श्रम मुक्त समाज है? तो पेंसिल पोर्टल है। पेंसिल पोर्टल 2017 में ही यह लॉन्च किया गया है। यह जो संबंधित है बाल श्रम मुक्त से रिलेटेड, बच्चों को यहाँ पर बाल श्रम से रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार में शामिल था लेकिन अब नहीं है। कानूनी अधिकार में मौलिक अधिकार से इसे हटा दिया गया। मौलिक अधिकार की अब संख्या जो है 6 है, पहले 7 था मूल संविधान में। कानूनी अधिकार इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो विश्व में सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध है, महानदी पर, उड़ीसा राज्य में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति नेशनल रिवोल्ट घोषित किया? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा सी ऑप्शन सही होगा, बेंजामिन डिज़रायली इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पूर्वालोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो अनुच्छेद 137 में इसका वर्णन है। बी ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 137। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मई 2020 में भारत के किस शहर ने जहरीली गैस के रिसाव का सामना किया? तो विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में यह रिसाव हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बिहार की किस भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? तो संविधान में टोटल 22 भाषाओं का वर्णन है जिसमें से मैथिली भाषा का दर्जा है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और मैथिली सिर्फ बिहार से संबंधित है, बिहार के मिथिला क्षेत्र में इसका प्रयोग करते हैं बोलचाल में। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन का मूल सिद्धांत है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा सी ऑप्शन, गणतंत्रीय व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध द्वारा अपना प्रथम प्रवचन जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है कहाँ दिया गया? धर्म चक्र परिवर्तन यह जो दिया गया, पहला उपदेश सारनाथ में और सबसे अधिक जो उपदेश दिया था श्रावस्ती में। सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। अब चलिए यहाँ से रीजनिंग का क्वेश्चन शुरू होता है, पार्ट 2 है। यहाँ पर मैथ रीजनिंग का 15 क्वेश्चन है, फिर इसके बाद आगे ऑप्शनल सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चन मैथ का आएगा। यहाँ पर एक्स का मान क्या होगा यहाँ पर दिया हुआ है, तो सीरीज से संबंधित क्वेश्चन है। इस तरह से अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर 19 है, यहाँ पर 13 दिया हुआ है, यहाँ पर 8 दिया हुआ है। अब आपको जो है यहाँ पर लॉजिक खोजना है, तो इसमें जो लॉजिक का प्रयोग हुआ है इस तरह से 19 और 13 को आप जोड़ दीजिए, तो 19 और 13 को जोड़ने पर जो होगा यहाँ पर 32 होगा, और 32 को 4 से भाग दीजिएगा तो 8 के बराबर हो जाएगा। बाकी में भी ये लॉजिक कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 29 है, तो 29 और 10 यहाँ पर 44 हो गया सभी को जोड़ने पर, और 44 को अगर आप 4 से भाग दीजिएगा तो 11 के बराबर यहाँ पर हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर जो है 33 है और यहाँ पर 31 है, इन दोनों को जोड़िएगा तो 33 और 31 को जोड़ने पर होगा 64। तो यहाँ पर कितना मान होना चाहिए? तो 16x का मान होगा, तब आप 64 को 4 से भाग दीजिएगा तो 16 के बराबर हो रहा है। तो यानी सीरीज कंप्लीट हो रहा है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 16। और दूसरा भी इसका लॉजिक हो सकता है लेकिन इस लॉजिक पर यह सीरीज कंप्लीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में 55% विद्यार्थी लड़के हैं तथा यदि कुल बालिकाएं 900 है तो लड़कों की संख्या है। यहाँ पर 55% लड़का है तो गर्ल्स यहाँ पर हो जाएगा 45%, और 45% का मान है यहाँ पर 900।
1 यूनिट का मान यहाँ से आप निकाल लीजिए, इसके बाद 55, 1 यूनिट का मान आ जाएगा 20 और 55% भी लड़का है तो 55 यूनिट का मान निकालिएगा तो 1100 आ जाएगा। तो सही आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन 1100। टोटल विद्यार्थी 2000 है। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 80 है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तब छोटी संख्या है। यहाँ पर बड़ी संख्या जो होगी 65 होगी और छोटी संख्या 15, दोनों का योग 80 हो रहा है। इसके बाद कहा जा रहा है क्वेश्चन, बड़ी संख्या जो है 65 जो है छोटी संख्या के 4 गुना, तो 15 में 4 से गुना कीजिएगा 60 होता है, गुना से 5 अधिक है यानी 65 के बराबर हो रहा है। कंप्लीट हो रहा है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 15। एग्जाम में ऐसे बना सकते हैं, पहली संख्या x दूसरी संख्या y, तो x प्लस वाई बराबर 80, बड़ी संख्या x बराबर छोटी संख्या के 4 गुने 4y प्लस 5, एक्स बराबर 4y प्लस 5 और एक्स वाई का मान निकाल दीजिएगा, बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर रेकरिंग का है, 0.18 है और 18 पर रेकरिंग दिया हुआ है, तो 2 अंक पर रेकरिंग है। 1 अंक पर अगर यहाँ पर रहता है रेकरिंग तो 1 9 होता है, 2 अंक पर है तो 2 9 हो जाएगा, 18/99। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, 9 से काट दीजिएगा 2 हो जाएगा और यहाँ पर जो हो जाएगा 11, तो 2/11 इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। तो यहाँ पर मंगल, बुध और पृथ्वी तीनों ग्रह का नाम है, लेकिन सूर्य जो है एक तारा है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ग्राफ का है, तो अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पर क्लियर आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, चलिए इसको पूरा पढ़ते हैं। क्वेश्चन 21 से लेकर 24 तक है। यहाँ पर निम्नलिखित चार्ट में लकड़ी के लट्ठों की कीमत को प्रति क्यूबिक मीटर के हिसाब से, प्लाईवुड और आरा लकड़ी की कीमत को प्रति टन के हिसाब से दिखाया गया है। चार्ट का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 21 से लेकर 24 तक है और यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है। यहाँ पर निर्देश इस तरह से दिया हुआ है, ये जो आपको दिख रहा है वृत्त की शेप में, ये जो है प्लाईवुड है, ये जो है ग्राफ यहाँ पर बताया गया इस तरह से प्लाईवुड का। इसके बाद यहाँ पर है आरा लकड़ी का है, इस तरह से क्रॉस में जो दिखाया गया है ये क्रॉस में है, ये आरा लकड़ी का है। और ऊपर में जो दिया हुआ है ये लट्ठा का दिया हुआ है, त्रिभुज के शेप में इस तरह से बना कर दिया गया है, ये सिर्फ त्रिभुज का शेप में लट्ठा का। अब चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पर किस उत्पाद की कीमत में पिछले समय के दौरान बढ़ने की अधिकतम प्रतीक्षता देखने में आई है। तो ग्राफ को लेकर आप सभी को डाउट होगा, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है किस उत्पाद की कीमत में पिछले समय के दौरान बढ़ने की अधिकतम प्रतिशतता देखने के आई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा प्लाईवुड होगा। यहाँ पर डॉट होगा आप लोगों को, तो यहाँ पर कहा जा रहा है अधिक, तो चलिए शुरू से देख लीजिए। यहाँ पर आप देखिएगा ये थोड़ा सा ऊपर है लाइन से, 18 से अधिक है और 21 के बीच में है, लेकिन सबसे अधिक जो वृद्धि है यहाँ पर है, यानी 18 से 21 का वृद्धि हुआ, ये 18 हो गया, 21 का हो गया। पहले कितना था, 18 था और 21 हो गया, अब तो 3 का वृद्धि हो रहा है, तो 3/18 गुने 100, इसका मान निकालिएगा तो अब 16.5% के लगभग आएगा। इसके बाद इसमें आ जाइए आप, तो इसके बाद यहाँ पर है 9 है और 9 से कितना हो रहा है, 12 हो रहा है, तो कितना का वृद्धि हुआ, 3 का वृद्धि हुआ, तो 3/9 गुने 100, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 33 के लगभग आएगा, 33% के लगभग आएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसमें देख लीजिए आप, यहाँ पर देखिएगा तो 3 से कितना हो रहा है, सीधे 6 हो रहा है, यहाँ पर 100% का वृद्धि है। वृद्धि निकालने के लिए कितना का वृद्धि हुआ है, 3 का वृद्धि हुआ है, 3 से 6 हुआ है, और कितना पर निकालना है, 3 से बढ़कर 3 का मान 6 हुआ है, तो बट्टा में भी 3 ही होगा और गुना 100, इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो 100%। तो सबसे अधिक जो वृद्धि हुआ है यहाँ पर प्लाईवुड का, ये जो वृत्त वाला शेप में है दिया हुआ है, इसका वृद्धि हुआ है, सीधे 100% का वृद्धि हुआ है, तो इस कारण से ये प्लाईवुड हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही। इस तरह से आपको बनाना है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में 2 उत्पादों के मूल्य में वृद्धि जबकि तृतीय उत्पाद के मूल्य में कमी हुई है। तो सही आंसर जो होगा 2014 होगा। यहाँ से देख लीजिए आप, ये 2014 हुआ यहाँ पर 2014, और यहाँ पर आप देखिएगा 2013 से 2014 के बीच में यहाँ पर कमी हुआ है, लेकिन 2013 से 14 में इसमें वृद्धि और इसमें वृद्धि, तो 2 उत्पाद में यहाँ पर वृद्धि हुआ और एक में कमी। 2014 इसका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन 2014। चलिए अगला क्वेश्चन है, लकड़ी के लट्ठे के प्रति क्यूबिक मीटर की कीमत में अधिकतम बढ़ोतरी की प्रतिशतता क्या होगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 16.66 होगा, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लकड़ी का लट्ठा का पूछा जा रहा है, तो लकड़ी का लट्ठा का जो है त्रिभुज का शेप है, ये शेप है,
और ये सबसे अधिक वृद्धि जो है यहाँ पर है। यहाँ पर थोड़ा सा क्या है कि इसको इसलिए नहीं ले रहे हैं कि 18 से थोड़ा सा ऊपर दिया हुआ यानी 19 के लगभग है, 18.5 के लगभग है। तो यहाँ पर आप ले सकते हैं 18 है और इसके बाद यहाँ पर 21 है। तो वृद्धि कितना का हुआ है? 3 का है हुआ है। और किस पे? तो 18 पे। इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो 100/6 यानी 16.66 के लगभग आ जाएगा। तो सही आंसर जो होगा 16.66। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में सभी तीनों उत्पादों के मूल्य में वृद्धि हुई है? तो इसका जो आंसर होगा 2012 होगा। तीनों में कहा जा रहा है वृद्धि, तो तीनों में वृद्धि आप देखिएगा 2012 में यहाँ पर हुआ, यहाँ पर यहाँ से 2011 से लेकर 2012 के बीच में थोड़ा सा, और यहाँ पर भी हुआ है वृद्धि और यहाँ पर भी। तो 2012 इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी किसी भी वर्ष में तीनों में वृद्धि नहीं हुआ है। 2014 को लेकर डॉट होगा 15 में, तो यहाँ दोनों पे वृद्धि हुआ है, लेकिन इसमें क्या है कि समान ही है। यहाँ पर देखिएगा सीधा लाइन है, तो इस कारण से 2012 ही इसका सही आंसर होगा। 24 क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा सी ऑप्शन 2012। अब चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा जा रहा है मेरी आयु मेरे भाई की आयु के दुगुने से 2 वर्ष कम है। मेरी आयु 18 वर्ष का है, तो मेरे भाई का आयु कितना है? तो 10 वर्ष हो जाएगा। ऐसे बना लीजिए, मेरे भाई की आयु के दुगुने से, तो 10 दूना 20 हो गया, 2 वर्ष कम 18। तो यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, तो इस कारण से 10 वर्ष इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कीजिए। हवा है वायुमंडल। हवा चारों ओर जो फैले हुए रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल। और पानी जहाँ रहता है सभी जगह चारों ओर, तो महासागर होगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पृथ्वी नहीं होगा, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत सारी चीज़ है, हवा भी है, स्थल भी है, पेड़ पौधे भी है, सब कुछ है। पृथ्वी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर आकृतियों में कौन सी मुख्य आकृति का दर्पण प्रतिबिंब है? तो दर्पण प्रतिबिंब चलिए यहाँ पर है। आपको इसमें ये चीज़ ध्यान रखना है, दर्पण प्रतिबिंब में जो ऊपर रहता है उसका ऊपर ही फिगर बनेगा, जो नीचे है नीचे ही। यहाँ पर जो ये ड्रॉ किया हुआ है, लाइन खींचा गया, ये ऊपर पार्ट में है, तो दर्पण प्रतिबिंब में भी ये ऊपर में ही होगा। तो अब चलिए ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन में अगर आप देखिएगा, ए ऑप्शन और बी ऑप्शन में क्या किया गया है, नीचे में ये ड्रॉ खींचा गया है इस तरह से, इस तरह से। ये बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ऊपर में होना चाहिए। अब सी और डी में से कौन सा होगा? तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि ये लाइन जो है इस तरह से केंद्र से शुरू हुआ है और इस तरह से खींचा गया है। तो सी ऑप्शन में सिर्फ ऐसा किया गया है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन डी ऑप्शन में क्या किया गया, उल्टा खींच दिया गया, लाइन इस तरह से रहना चाहिए था, तब सही होता है डी ऑप्शन। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रॉब्लम फिगर दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है षटभुज है, 6 भुजा है, इसके बाद पंचभुज हो गया, इसके बाद चतुर्भुज हो गया, और इसमें जो हो जाएगा त्रिभुज हो जाएगा। 3 लाइन सिर्फ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बंद आकृति है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन को लेकर डॉट होगा, तो यहाँ पर देखिएगा सभी बंद आकृति है, इस कारण से बंद आकृति ही होगा त्रिभुज। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में चेयर को GLEM भी लिखा जाता है तो टेबल को लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो है 4 बढ़ाया गया है। सी के बाद जी है, तो सी के बाद यहाँ पर डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया। इसी तरह से एच में एल लिखा गया है, तो एच के बाद आई हो गया, जे हो गया, के हो गया, एल हो गया। तो इसी तरह से इसमें भी आपको बढ़ा देना है। तो टी में 4 बढ़ाइएगा तो यू भी डब्ल्यू एक्स हो गया। इसके बाद ए में 4 बढ़ाइएगा तो ई आ जाएगा। इसी तरह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 29 नंबर का, बी ऑप्शन हो जाएगा, एक्स ई एफ पी है। इसके बाद हाँ ई एफ, हाँ ठीक है, बी ऑप्शन ही सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, वर्ण श्रृंखला को पूरा करिए। ADIP है यहाँ पर। ए में क्या किया गया है, यहाँ पर 3 बढ़ाया गया है। इसके बाद यहाँ पर क्या किया गया है, 5 बढ़ाया गया है। यहाँ पर क्या किया गया है, 7 बढ़ाया गया है। और पी में क्या बढ़ाना पड़ेगा, 9 बढ़ाना पड़ेगा। 9 बढ़ाइएगा आप, 3 5 7 9 लगातार यहाँ पर विषम संख्या है, तो 9 बढ़ाने पर सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का वह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर समीकरण है, उस समीकरण को छांटिए जो बॉयल के नियम और चार्ल्स के नियम के बीच संबंध को स्पष्ट तथा प्रदर्शित करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन होगा, V2/V1 बराबर P1/P2 गुना T2/T1। अगला क्वेश्चन है, ड्राई आइस है, सूखी बर्फ है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठोस CO2। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कठोर होता है पानी से मिलकर इसका सही आंसर होगा। इन सभी क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक आंसर है, सर्च करके आप लोगों को बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन एनोट्रॉपी की इकाई है। तो एनोट्रॉपी की इकाई जो होता है जूल प्रति केल्विन प्रति केजी भी होता है और मोल भी होता है। तो एक ही कोई रहेगा, या तो मोल दिया हुआ रहेगा या फिर केजी दिया हुआ रहेगा। तो बी ऑप्शन सही है, जूल, इसके बाद प्रति केल्विन प्रति मोल यहाँ पर हो जाएगा, या फिर मोल इनवर्स भी इसको कह सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बहुलक गर्म करने पर मृदु नहीं होता है?
कुछ क्वेश्चन को अगर डॉट रहता है तो इंग्लिश ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगर यहाँ पर मृदु आप पढ़े होंगे तो आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अगर आप यहाँ इंग्लिश में पढ़िएगा, नोट सॉफ्टन यानी गर्म करने पर सॉफ्ट नहीं होता है। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, यह जो होता है तार का जो बाहरी आवरण होता है वायर का जो रहता है उसी को पीवीसी कहते हैं। तो बिल्कुल गर्म कीजिएगा, सॉफ्ट हो जाता है। पॉलीथीन भी हो जाता है, पॉलिस्टर भी हो जाता है, लेकिन बेकेलाइट जो होता है यह बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होगा। बेकेलाइट जो होता है जैसे विद्युत का बोर्ड जो बना रहता है, स्विच हो गया, विद्युत उपकरण जितने भी रहते हैं सभी बेकेलाइट का बनाया जाता है। तो यह गर्म करने पर सॉफ्ट नहीं होगा, बाकी सभी हो जाता है। तो इंग्लिश नाम भी जरूर पढ़ लीजिएगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है CH2 में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था। इसको सीख लीजिए बनाना कैसे है। बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत सिंपल है बनाना, ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताना है इसमें। तो CH2 है, Ca जो है कैल्शियम का संकेत है, परमाणु संख्या 20 है। आपको इससे जस्ट आगे या पीछे आपको देखना है कोई अक्रिय गैस है। तो अक्रिय गैस इससे पहले आर्गन है, AR 18 नंबर पर है और यहाँ पर 18 नंबर पर है। तो यहाँ पर Ca का जो हो जाएगा +2 हो जाएगा, 18 के बाद 20 है +2 हो जाएगा। अगर क्लोरीन रहता तो एक पहले है 17 है, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 है तो -1 होता है क्लोरीन का कंडीशन। कैल्शियम दिया हुआ है तो +2 यहाँ पर लेना है, +2 इस तरह से लिख दीजिएगा। अगर Ca2 रहता यहाँ पर दिया हुआ तो 2 में 2 से गुना कर देते। इसके बाद फिर प्लस के चिन्ह लिखिएगा और जिसका निकालना है उसको x मान लेना है। हाइड्रोजन का निकालना है तो हाइड्रोजन को आप x मान लीजिए। और कितना हाइड्रोजन है यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो x में 2 से गुना कर दीजिए और इसके बराबर में 0 वैल्यू रख दीजिए। अब x का जो मान आ जाएगा यही आंसर हो जाएगा। तो x का मान निकालिएगा यहाँ से, 2x + 2 = 0 तो x बराबर -1 आ जाएगा। तो यही इसका आंसर हो गया। बहुत सिंपल होता है, अभी आपको समझ में नहीं आया होगा तो बिहार पुलिस कांस्टेबल से संबंधित स्पेशल क्लास में आप लोगों को बताएंगे। बहुत सिंपल है निकालना। अगला क्वेश्चन है CH3CONH2 उदाहरण है 1। तो यह जो है एमाइड का उदाहरण है, डी ऑप्शन इसका सही होगा एमाइड। यह जो सूत्र है यूरिया का सूत्र है। अगला क्वेश्चन है उस यौगिक का चयन करिए जिसमें अचक्रीय हाइड्रोजन हो। चक्रीय जो होता है साइक्लिक जो होता है बेंजीन में होता है, एथिलीन एसिटिलीन इन सभी में होगा, लेकिन मीथेन में नहीं होता है। अचक्रीय होता है, असाइक्लिक होता है। अगला क्वेश्चन है खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन जिसमें C डबल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड जो होता है यहाँ पर एल्किन में होता है। एल्किन का जो सूत्र होता है CnH2n होता है। सी ऑप्शन इसका सही होगा, एल्किन में डबल बॉन्ड होता है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है एक ऑक्सीकारक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ऑक्सीकारक अवकारक दोनों नहीं है, सिर्फ ऑक्सीकारक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर H3O9 में यहाँ पर कहा जा रहा है SS बॉन्ड कितना है। तो इसमें 0 बॉन्ड होता है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह से लिखा है H3O9 और इसमें आपसे पूछा जा रहा है SS बॉन्ड कितना है, तो 0 हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन है दृश्य प्रकाश का आवृत्ति मात्रक यहाँ पर है, प्रास है, रेंज है, बताना है आपको। तो 400 से लेकर 700 के बीच होता है। 400 nm यानी नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर। यहाँ पर एक समीकरण दिया हुआ है CaCO3 CaO CO2 यहाँ पर बताना है। तो इसमें जो होता है इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर हिंदी में देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन एथिलीन से एथिल क्लोराइड का निर्माण किसके उदाहरण है। यह तो प्रतिस्थापन का उदाहरण है, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पर एक समीकरण दिया हुआ है, सिंपल सा ही है, यहाँ पर त्वरण से रिलेटेड है। निम्न में से कौन सा ग्राफ एक समान त्वरण दर्शाता है। ग्राफ है यह, तो एक समान त्वरण जो दर्शा रहा है यहाँ पर, एक समान त्वरण मीन्स यहाँ पर वेग भी बढ़ना चाहिए और समय भी इसके रिस्पेक्ट में बढ़ना चाहिए। तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसमें वेग भी बढ़ रहा है और समय भी बढ़ रहा है, तो एक समान त्वरण को दर्शा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है गैस अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा सीधे समानुपातिक होता है। तो T² नहीं होगा, डी ऑप्शन इसका सही होगा। डायरेक्ट टेम्परेचर तापमान का समानुपाती होता है, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, सिर्फ टी होगा। अगला क्वेश्चन है यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग जो होता है इसमें यह जो होता है कंप्रेस यानी संकुचित होता है। सी ऑप्शन इसका सही होगा, संकुचित होगी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस धातु के ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। तो कैल्शियम इसका सही आंसर होगा, सी इसका सही आंसर होगा। पूछा जा रहा है धातु ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा, तो कैल्शियम। अगला क्वेश्चन गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल
इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करता है। बी ऑप्शन इसका सही होगा, विपरीत दिशा और अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करता है, सेम वस्तु नहीं। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का SI मात्रक है, तो ऊर्जा का SI मात्रक जो होता है जूल है और शक्ति का वाट है। अगला क्वेश्चन है जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो सघन मीन्स होता है अधिक घना, विरल मीन्स होता है कम घना। तो अधिक घना है और इससे कम घना में प्रकाश प्रवेश कर रही है तो क्या होगा कि अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। सी ऑप्शन इसका सही होगा, जब विरल से सघन में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है, तो इसको लेकर डॉट होगा, तो इसको समझ लीजिए। सबसे अधिक जो तरंगदैर्घ्य होता है रेडियो किरण यानी आर किरण का, इसमें पूछा जा रहा है सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है, तो एक्स किरण इसका सही आंसर होगा। सबसे कम जो तरंगदैर्घ्य होता है गामा किरण का, लेकिन ऑप्शन में गामा किरण है ही नहीं, तो इससे कम होता है एक्स किरण का, तो एक्स किरण सही हो जाएगा। गामा किरण इससे कम हो गया एक्स किरण का। परावैंगनी किरण इन सभी का कम होता है। सबसे अधिक जो होता है रेडियो तरंग का, रेडियो तरंग से कम होता है सूक्ष्म तरंग का। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का जो SI मात्रक होता है टेस्ला होता है और चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वेबर होता है। अगला क्वेश्चन है जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म में से गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का मात्रक है, तो विद्युत शक्ति का जो है वाट है, शक्ति का यूनिट वाट होता है, तो विद्युत शक्ति का भी वाट हो जाएगा। और इससे पहले था कार, ऊर्जा का मात्रक था तो जूल। अगला क्वेश्चन है बांध में संग्रहित जल युक्त है, तो बांध में जो संग्रहित ऊर्जा होता है स्थितिज ऊर्जा, स्थिति के कारण से यह ऊर्जा है, तो इस कारण से स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की विवर्तन घटना होती है, तो दर्शाती जो है यह जो है प्रकाश की तरंग प्रकृति का उदाहरण है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, प्रकाश की तरंग प्रकृति। अगला क्वेश्चन है डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब स्रोत प्रेक्षक की ओर चलता है तब, तो यहाँ पर स्रोत प्रेक्षक की ओर है तो स्रोत से जो हो जाएगा ज़्यादा आवृत्ति होगा, अगर यहाँ पर दूर जाएगा तो कम आवृत्ति होगा, तो सही आंसर जो होगा स्रोत से ज़्यादा आवृत्ति मापता है। अगला क्वेश्चन है यदि एक कण को एक बिंदु द्रव्यमान के गुरुत्वाकर्षण, क्वेश्चन इस तरह से यदि एक कण को एक बिंदु द्रव्यमान m के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में बिंदु A B तथा 3 अलग अलग पथ 1 2 3 से ले जाने वाला कार्य W1 W2 W3 है, W1 W2 W3 में संबंध है। तो विभिन्न एग्जामों में कंपेरेटिव एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है सी ऑप्शन हो जाएगा, W1 बराबर W2 बराबर W3, यह रिलेशन सही है। अब चलिए यहाँ से ऑप्शनल सब्जेक्ट है, गणित है और इसके बाद बायोलॉजी है। इस साइड मैथ का क्वेश्चन है और इस साइड लेफ्ट साइड में मैथ का है और राइट साइड में बायोलॉजी का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो दोनों में को एक ही का जवाब देना था। तो चलिए अभी मैथ का क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं में से एक संख्या को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, यह एक 3 तथा 4 का गुणक है, इसकी प्रायिकता होगी। तो प्रायिकता से रिलेटेड CSBC द्वारा जो भी एग्जाम ली जाती है उसमें पूछा ही जाता है, फॉरेस्ट गार्ड में भी पूछा गया था। अब इसको बनाना कैसे है, सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि 3 से 50 के अंदर जो प्राकृतिक संख्या है 3 का गुणक कौन कौन है। तो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल 50 में 3 से भाग दे दीजिए। यहाँ पर 16 हो गया, तो 16 ऐसी संख्या जो 3 से विभक्त है। 4 से विभाज्य संख्या यहाँ पर आपको निकालना है, तो 50 में क्या कीजिए 4 से भाग दे दीजिए, 12 हो गया। अब यहाँ पर जो संख्या हो गया टोटल 16 + 12 हो गया 28। संभव परिणाम कितना हो गया 28 हो गया। प्रायिकता बराबर जो सूत्र होता है संभव परिणाम बट्टा कुल परिणाम। कुल परिणाम कितना है 50 है, क्योंकि टोटल 50 प्राकृतिक संख्या दिया हुआ है, तो 28 बट्टा 50 इसको सॉल्व कर दीजिएगा, 14 बट्टा 25, बी ऑप्शन इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि 4A 7 8 B का औसत 6 है तो B का मान होगा। यहाँ पर टोटल 5 संख्या दी हुई है, औसत 6 है, तो संख्याओं का योग जो हो जाता है टोटल निकालिएगा तो 6 गुना 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल 5 संख्या है तो योग हो गया 30। आप सभी को जोड़ दीजिए, जोड़ने पर कितना हो जाएगा 7 4 11 8 19 हो गया, 19 + A + B बराबर हो गया 30। 30 कैसे हुआ, तो औसत 6 दिया हुआ, टोटल संख्या 5 है, तो 6 में 5 से गुना कर दीजिएगा 30 हो जाएगा। A + B का मान जो हो गया यहाँ पर 11 हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है B का मान A के पद में, यानी B बराबर क्या होगा, तो 11 - A हो जाएगा। सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का 11 - A। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी में कितने पद है। 2 क्वेश्चन APGP से रिलेटेड पूछा गया है, तो समांतर श्रेणी में कितने पद है। पद निकालने के लिए जो है यहाँ पर आपको कुछ चीज़ समझना होगा। पहला पद A बराबर जो है 5 है, D बराबर
तो 2 पदों का यहाँ पर अंतर लेना है। तो 8 में से 5 घटेगा 3 हो गया। और अंतिम पद यानी Tn बराबर जो दिया हुआ है 68 दिया हुआ है। तो इसमें जो टोटल पद है 22 है। Tn बराबर सूत्र लगा दीजिए a प्लस n-1 इंटू डी। ए का मान है 5, n का मान नहीं पता है और डी का मान 3 दिया हुआ है। और Tn बराबर 68 रख दीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा तो यहाँ से आपको n का मान प्राप्त हो जाएगा। तो n बराबर जो हो जाएगा 22 हो जाएगा। कितने पद है टोटल? 22 है। अगला क्वेश्चन, एक कक्षा के 50 विद्यार्थियों को औसत अंक गणना के 22.5 प्राप्त हुए। कालांतर में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी का अंक त्रुटिपूर्वक 23 के स्थान पर 32 लिखे गए। कक्षा का सही औसत अंक है। तो टोटल यहाँ पर जो मिस्टेक हुआ है 23 के जगह पर 32 ले लिया गया, क्योंकि यहाँ पर दिखेगा 2 पे 3 है, 3 पे 2, इस तरह से ले लिया गया, तो अधिक लिया गया है। तो इस कारण से जो भी यहाँ पर निकलेगा उसको घटाना पड़ेगा औसत में से। अधिक कितना ले लिया गया है? तो 23 में से अगर आप 32 में से 23 को घटाइएगा 9, तो 9 यहाँ पर अधिक ले लिया गया था। तो 9 में औसत निकालना है, तो 50 टोटल है, 50 से भाग दे दीजिएगा। यहाँ पर 0.18 आया। अब 0.18 जो है जुटेगा नहीं, क्योंकि 32 यहाँ पर 23 के स्थान पर 32 ले लिया गया, तो पहले अधिक ले लिया गया है। तो इस कारण से क्या होगा? 0.18 घटेगा। यहाँ पर 1 भी है, इस तरह से 0.18 है, 0.18 है। अब 22.5 है, तो 22.50 में से 0.18 घटा दीजिएगा तो सही आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर जो होगा इसका फर्स्ट ऑप्शन 22.32। अगला है, यदि बिंदु P है, इसके बाद Q है, यहाँ पर दिया हुआ है निर्देशांक दिया हुआ -3 -14 K -5 के बीच दूरी 9 इकाई है, K का मान है। सॉल्व कीजिएगा इसको, सही आंसर जो आ जाएगा -3 आ जाएगा। नियामक ज्यामिति से रिलेटेड यह क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है नियामक ज्यामिति का। चलिए, यहाँ पे बायोलॉजी का क्वेश्चन है। बायोलॉजी का क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ से देख लीजिए मैथ का क्वेश्चन। अभी सभी मैथ और हिंदी का जीके का सेक्शन का क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर है समीकरण 1 दिया हुआ है, द्विघात समीकरण है cx² bx प्लस a बराबर 0 है। तो द्विघात समीकरण का जो आप सूत्र याद किए हैं -b प्लस -√b² माइनस 4ac/2a, ये जो फॉर्म में ax² bx प्लस c के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर ठीक उल्टा दे दिया गया है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको सूत्र भी बनाना है। तो 2a वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर जो होता है बट्टा में, यहाँ पर 2a होता है, तो यहाँ पर c है, a के जगह पर c है। जिस तरह से आप याद किए हैं ax² bx प्लस c, इस फॉर्मेट में सूत्र याद किया गया, लेकिन यहाँ पर उल्टा दे दिया गया, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको सूत्र भी बताना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा बी ऑप्शन होगा, -b प्लस -√b² माइनस 4ac/2c, ये सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या n के लिए n × n+3 हमेशा होगा। इस तरह के क्वेश्चन में सिंपल सा 1 2 3 4 5 इस तरह से मान रख लीजिए। प्राकृतिक संख्या दिया हो इसलिए 0 नहीं रखिएगा, 1 से शुरू कीजिएगा। 1 रखिएगा तो यहाँ पर जो मान प्राप्त होगा 3 होगा। 2 रखने पर 2 रखते हैं तो यहाँ पर जो मान प्राप्त होगा 10 होगा। 3 रखने पर 18 हो गया। यहाँ पर आप देख लीजिए, आप कंपेयर कीजिए। 5 का गुणक है तो नहीं है, 4 का गुणक है तो नहीं है। 1 रखिएगा तो यहाँ पर 4 होगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा। तो 4 का गुणक सिर्फ फर्स्ट है, इसके बाद 10 नहीं है। 5 का गुणक 10 है लेकिन बाकी नहीं है, हमेशा पूछा जा रहा है। तो हमेशा यहाँ पर देखिएगा कि हमेशा जो है सम है, 4 10 18, ये सभी संख्या जो है सम है, विषम नहीं है। इस कारण से सम इसका सही आंसर होगा। अगला है, एक मिश्र धातु 30% ताम्र 45% निकेल शेष जिंक से बनी है। 640 ग्राम मिश्र धातु में जिंक की मात्रा है। सिंपल सा ही है, एक मिश्र धातु है जिसमें तांबा 30 है, निकेल 45 है, तो 45 30 कितना हो गया? 75 हो गया। जिंक कितना हो गया? 75, 100 माइनस 75 25 हो गया। टोटल मिश्र धातु कितना है? 640 है, तो 640 का 25% निकाल दीजिएगा, यही आंसर हो गया। तो 25/100 हो गया, 160 ग्राम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, यदि यहाँ पर समीकरण 2 दिया हो, यदि 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24, तो k के किस मान के लिए y = kx + 3 है? तो सिंपल सा ही है, 2 समीकरण है। सबसे पहले आप x y का मान निकाल लीजिए। यहाँ पर फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। तो इसमें से x का मान जो आपको आएगा सॉल्व करने पर, y का मान जो आएगा यहाँ से 5 और x का मान जो आ जाएगा -2 आ जाएगा। x का मान यहाँ पर हो गया -2, y का मान हो गया 5। अब आपसे पूछा जा रहा है k का मान कितना हो जाएगा, तो k का मान जो इसको सॉल्व करने पर होगा -1 हो जाएगा। यहाँ पर रख दीजिए 5 बराबर k है और x का मान -2 + 3 है, तो k का मान -1 होगा, तभी y = 5 हो जाएगा। तो -1 इसका सही आंसर आ जाएगा।
अगला है निम्नलिखित समांतर श्रेणी का 10वां पद क्या होगा। तो 10वां पद बराबर जो सूत्र होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो n के जगह पर 10 है तो 10 में से 1 घटेगा 9 हो जाएगा। तो अगर इस तरह का पूछा जाता है तो एक कम करके a प्लस 9d सीधे लिखिए। पहला पद 1 दिया हुआ है प्लस 9 हो गया। डी का मान निकालने के लिए 2 पदों का अंतर, 8 में से 1 घटेगा 7 होगा, 15 में से 8 घटेगा 7। हमेशा यहाँ पर डिफरेंस जो है 7 ही आएगा। तो 9 गुने 7 हो गया, 9 7 63 प्लस 1 64। तो सही आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन हो जाएगा 64। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में रुपये 187 है, 3:4:5 के अनुपात है, तब 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है। इसको बनाने के लिए सिंपल सा आप क्या कीजिए, यहाँ पर देखिएगा रुपया है, बाकी जगह पैसा है, तो बेस्ट यही रहेगा कि आप इसको पैसा में चेंज कर लीजिए। फिर जो 187 रुपया है इसको भी पैसा में चेंज कर लीजिए। 187 गुना 100 हो जाएगा। तो इसको इस तरह से लिखते हैं, 100 पी हो गया, 50 पी हो गया, 10 पी हो गया। और जो रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है 3:4:5, इसको गुना करके लिख देते हैं। तो गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 300 आ जाएगा, 200 आ जाएगा, 50 का 200, 10 पंचे 50 हो गया। सभी को जोड़ दीजिएगा, 3 2 500, 550 हो गया। 550 यूनिट बराबर आपको जो ये 187 यहाँ पर दिया हुआ है इसके बराबर रख देना है। 187 रुपया है तो इसको पैसा में चेंज करने के लिए 187 गुना 100, 550 यूनिट बराबर 187 गुना 100 रखिएगा। तो 1 यूनिट का जो मान यहाँ से आपको प्राप्त होगा, यहाँ पर आपको 1 यूनिट का मान 34 प्राप्त होगा। 34 प्राप्त होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है 50 पैसे का सिक्कों का संख्या टोटल आपको बताना है। तो 4 यहाँ पर रेशियो है 50 पैसे का सिक्का का, तो 34 में 4 से गुना कर दीजिए, 136 हो गया। अगर 10 पैसे का पूछा जाता तो 34 में 4 5 से गुना होता। अगर 1 रुपये का पूछा जाएगा तो 34 में 3 से गुना कर दीजिए, तो 136 इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको वैल्यू बताना है। 16 का क्यूब माइनस 10 का क्यूब, 16 का स्क्वायर, 16 गुने 10 प्लस 10 का स्क्वायर। यहाँ पर देखिएगा आप, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया हुआ है, ए क्यू माइनस बी क्यू और नीचा में है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यू माइनस बी क्यू का जो सूत्र होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर जो नीचे में दिया ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा जो यहाँ पर ए माइनस बी सिर्फ बचेगा। तो ए का मान 16 है, बी का मान 10 है, 16 माइनस 10 हो गया, कितना हो जाएगा इसका आंसर, तो 6 हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न 3 बिंदु -2 2 8 -2 -4 3 के शीर्ष बिंदु है, इसको लेकर भी डॉट होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा समकोण त्रिभुज होगा। बनाना कैसे है, तो यहाँ पर इसको ए मान लीजिए, आप इस पॉइंट को बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। सबसे पहले आप ए बी का लेंथ निकालिए, ए बी का निकालिएगा, तो इसके बाद बी सी का निकालिए, इसके बाद सी ए का निकालिए। तो ए बी का निकालने पर जो आपको यहाँ पर मान जो आएगा √116 आएगा, और बी सी को निकालने पर जो आएगा √145 आएगा। नियामक ज्यामिति का यह सवाल है। इसके बाद हो गया सी ए का, यहाँ पर आ जाएगा √29। अब समकोण त्रिभुज कैसे होगा, समकोण त्रिभुज में सूत्र जो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान सबसे बड़ा यहाँ पर 145 है, तो 145 का स्क्वायर बराबर 116 का स्क्वायर प्लस 29 का स्क्वायर। सभी रूट हट जाएगा, 145 बराबर 145, 116 में 29 जोड़िएगा 145 आ जाएगा। तो इस कारण से समकोण त्रिभुज है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेक 50 साइन 40 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री इंटू कॉसेक 50 का मान होगा। अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको सिंपल सा बनाना था आपको। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा में, तो यहाँ पर सेक जो 50 है इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस 40, क्योंकि 90 में से 40 घटिएगा 50 ही आ जाएगा। तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर जो सूत्र होता है कॉसेक थीटा होता है। तो कॉसेक 40 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर कॉस थीटा दोनों जगह सेम है, यहाँ भी 40 है, यहाँ भी 40 है, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान 1 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा, कॉस को आप चेंज कीजिएगा तो साइन में आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 1 1 जुड़कर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 2।
अगला क्वेश्चन है परमुटेशन से संबंधित। इफ 12 PR बराबर 1320 तो आर का मान आपको बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जैसे यहाँ पर 12 है तो 12 से इस तरह शुरू करना पड़ता है, 12 गुने 11 गुने 10 गुने 9 इस तरह से। और आपसे कहा जा रहा है कि आर का मान क्या रखे कि जिससे 1320 प्राप्त हो जाए, यानी 12 गुने 11 गुने 10। अब आर का मान जितना यहाँ पर दिया हुआ रहता है उस अकॉर्डिंग आपको लिखना है। अगर आर का मान 4 रहेगा तो 12 से शुरू कीजिएगा, 12 गुने 11 गुने 10 गुने 9, 4 बार यहाँ पर इस तरह से लिखना है। तो आर का मान यहाँ पर 3 रखने से 1320 हो जा रहा है। यहाँ पर 12 गुने 11 गुने 10, तो 12 में 11 से गुना कीजिएगा 132 होता है और एक जीरो लास्ट में हो गया 1320। तो सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का 3 होगा। आर का मान क्या होना चाहिए 3। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 3। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ से है। क्वेश्चन है ₹160 में 90 बॉल बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, उसे 96 रुपये में कितने बॉल बेचने पर चाहिए ताकि 20% का लाभ हो। इसको बनाना कैसे इसको देख लीजिए। यहाँ पर एक बॉल का जो कीमत हो जाएगा 160/90 हो गया। यहाँ पर कीमत नहीं होगा, बेच रहा है तो विक्रय मूल्य हो गया, ये SP हो गया। अब क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20% का हानि हो रहा है तो 100/100 माइनस 20 यानी 80। इसको सॉल्व कीजिएगा आप, तो सॉल्व करने के बाद जो हो जाएगा इसका मान हो जाएगा 20/9। 20/9 यहाँ पर आया है, यह जो हो गया एक वस्तु का यहाँ पर एक पेन का क्रय मूल्य हो गया, ये 20/9 आ गया। अब आपसे कहा जा रहा है फिर सेकंड कंडीशन, ₹96 में कितने बॉल बेचने पर 20% का लाभ हो। यहाँ पर 20/9 हो गया क्रय मूल्य, एक पेन का हो गया। अब हमें नहीं पता है कि कितना पेन बेच रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि X पेन बेच रहे हैं, तो 20/9 से X पेन बेच रहे हैं और हमें कितना हो रहा है 20% का लाभ हो रहा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है तो 120/100 और ये दिया हुआ है कितना बेच रहे हैं तो विक्रय मूल्य के बराबर कर देंगे। यहाँ पर जो भी पूरा मान है ये विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 96 रुपया में कितने बॉल बेचने पर, तो 96 के बराबर कर दीजिए, X का मान निकालिएगा, यही आंसर हो गया। तो 36 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको बनाना था। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 36। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, इसमें सबसे छोटी संख्या आपको बताना है। तो 11/13 को आप डिवाइड कीजिएगा 0.84 होता है, 7/9 को डिवाइड कीजिएगा 0.77 होता है, 6/7 को डिवाइड कीजिएगा 0.85 होगा, 4/5 को डिवाइड कीजिएगा 0.8 होगा। तो सभी मान जो है यहाँ पर 8 के पॉइंट में है, लेकिन बी ऑप्शन में जो है 7/9 ये जो मान है यहाँ पर आपको प्राप्त होगा 0.77। तो सबसे छोटी संख्या हो गया यहाँ पर 7/9 भिन्न है, यहाँ पर पूछा गया। अगला क्वेश्चन है px बराबर x का पावर 4 प्लस एक्स क्यू माइनस 2x² प्लस x प्लस 1 को x माइनस 1 से विभाजित करने पर शेष फल है। तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है, अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। x-1 जो भी यहाँ पर मान दिया हुआ रहता है उसके बराबर में आपको क्या करना है 0 रख देना है। अगर x प्लस 1 दिया हुआ रहता है तो x बराबर -1 हो जाता, x-1 है तो इस कारण से 0 रखने पर x बराबर जो यहाँ से मान मिल गया हमें 1 मिल गया। अब इस पूरे वैल्यू में x के जगह पर 1 रख दीजिए और जो मान आ जाएगा यही आपका आंसर हो गया। 1 का पावर 4 कीजिएगा 1 हो गया, 1 का क्यूब कीजिएगा 1 हो गया, तो 1 + 1 2 हुआ, -2x², 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 हो गया, -2, ये दोनों जो है यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक कैंसिल हो गया। अब बचा कितना, इतना बचा। तो x का मान 1 है तो 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया, यही आंसर हो गया। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। सीख लीजिएगा, इसको आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है यदि ए बी सी तीन समुच्चय इस प्रकार है कि ए यूनियन बी बराबर सी और ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 है यहाँ पर, तो सी माइनस बी बराबर क्या होगा, तो सी माइनस बी बराबर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ए। अब लास्ट मैथ का क्वेश्चन है एक नाविक नदी के धारा के विरुद्ध 5 घंटे में 12 किलोमीटर दूरी तय करता है, यदि उतने समय में वह धारा की दिशा में 22 किलोमीटर की दूरी तय करता है तब नदी का वेग है। इसमें आपको ऐसे अगर बेसिक से बनाना चाहते हैं तो मान लीजिए यहाँ पर 9 की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा यानी नदी का चाल यहाँ पर हो गया y किलोमीटर प्रति घंटा। चाल बराबर जो सूत्र होता है दूरी बट्टा समय, दूरी यहाँ पर कितना है 12 है तो 12/5 हो गया, x प्लस y का मान यहाँ पर धारा के विरुद्ध है तो x माइनस y का मान हो गया 12/5 और धारा के दिशा में तो x प्लस y बराबर जो हो जाएगा यहाँ पर 22/5 हो जाएगा। कहा जा रहा है उतने ही समय में तो x माइनस वाई बराबर 12/5, x प्लस वाई बराबर 22/5 सॉल्व कर दीजिएगा, x y का मान आ जाएगा। और इसमें पूछा जा रहा है नदी का वेग तो यानी धारा का वेग तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया।
और नाव का जो चाल होगा यहाँ पर 3.4 हो जाएगा और धारा का वेग यहाँ पर है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए मैथ कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोग बायोलॉजी ऑप्शनल में चूज किए हैं तो कमेंट कीजिएगा, अगले वीडियो में बायोलॉजी का भी क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे। यहाँ पर मैथ रीजनिंग का कंप्लीट हो गया। अब इंग्लिश का क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है यहाँ पर सफिक्स मीन्स होता है प्रत्यय। यहाँ पर कहा जा रहा है, यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है, यूज दिया हुआ है, इसमें कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे यानी लास्ट में जोड़ेंगे जिससे एक सार्थक शब्द बन जाएगा। तो यूजफुल बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इस तरह से USEFUL यूजफुल यानी लाभदायी, लाभदायक, ये बिल्कुल सार्थक शब्द है। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर कहा जा रहा है लिस्ट ऑफ आइटम्स ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांसैक्टेड एट ए मीटिंग। तो इसको जो कहा जाता है एजेंडा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एजेंडा इसका सही आंसर है। इसके बाद है ही इज अनेबल टू रीड एंड राइट, यानी पढ़ भी नहीं सकता है और लिख भी नहीं सकता, तो उसको जो कहा जाता है निरक्षर कहा जाता है हिंदी में। इंग्लिश में जो हो जाएगा आइलिटरेट हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लिटरेट मीन्स होता है साक्षर यानी शिक्षित, और आइलिटरेट मतलब होता है अशिक्षित यानी निरक्षर। अगला क्वेश्चन है द टैक्सी। यहाँ पर खाली स्थान में आपको बताना है ऑन द वे टू द एयरपोर्ट एंड आई थॉट आई नियरली मिस्ड माय फ्लाइट। तो इसमें जो होगा ब्रोक डाउन, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर है चूज द करेक्ट सिनोनिम यानी पर्यायवाची शब्द बताना है। प्राइज शब्द दिया हुआ, इसका पर्यायवाची बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा एडमायर। यहाँ पर खाली स्थान में आपको बताना है क्या होगा, केयर वुड हैव प्रिवेंटेड द एक्सीडेंट। तो यहाँ पर जो होगा ए लिटिल होगा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर अब एक पैसेज दिया हुआ है, उसी पैसेज से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है। 87 से लेकर 90 तक इस पैसेज को आप पढ़ लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग अगला क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। चलिए अब क्वेश्चन को देख लीजिए। व्हाट अकॉर्डिंग टू द, यहाँ पर बताना है लेखक के अनुसार अमृत क्या है। तो अमृत जो है यहाँ पर जल यानी वाटर के बारे में कहा गया है, और इसमें कहा गया इमेजिनरी इलेक्सियर लाइफ इन वेन। इसमें क्या होगा, तो पैसेज में जो दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिकॉज द इलेक्सियर लाइफ लाइज नियर आवर हैंड्स एंड वेरी कॉमन। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज वैल्यूइंग मीन इन द अबव पैसेज। तो इसका सही आंसर जो होगा सर्जिंग होगा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्पेक का मीनिंग क्या है पैसेज के अकॉर्डिंग। तो सही आंसर जो होगा ये वेरी स्मॉल स्पॉट, ये सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अब अगला हिंदी का क्वेश्चन है। हिंदी में यहाँ पर सबसे पहले एक पैसेज दिया हुआ है 91 से लेकर 94 तक। इस पैसेज को पढ़ लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग अगला क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है मनुष्य का अस्तित्व कब खतरे में पड़ सकता है। तो मनुष्य का अस्तित्व जब खतरे में पड़ सकता है समाज का अस्तित्व समाप्त होने पर। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समाज में अमानवीय प्रवृत्तियों को बोलबाला कब हो जाता है। तो पैसेज के अकॉर्डिंग जो होगा जब हम अधिकार और कर्तव्य दोनों की अवहेलना करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अनास्था शब्द का विलोमार्थी शब्द है यानी उल्टा है, तो अनास्था है तो आस्था हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन में आस्था दिया हुआ है। एग्जाम में जो है ऑप्शन अल्टरनेट दिया हुआ रहता है, यहाँ पर अभी आपको आस्था ए में दिख रहा है, तो आपके एग्जाम में डी ऑप्शन में भी आस्था दिया होगा, तो उसको लेकर आपको डाउट में नहीं रहना है। अगला क्वेश्चन है जीवन मूल्यों के बारे में क्या सच नहीं है। तो पैसेज में जो दिया हुआ है ये सभी दिया हुआ है। समाज का आदर्श है, समाज के, इसमें मेरुदंड दिया हुआ है, तो नींव की, समाज की नींव की ईंट दिया हुआ है, समाज की रीढ़ की हड्डी, यह भी होगा। मेरुदंड पैसेज में यूज हुआ है, तो मेरुदंड रीढ़ की हड्डी को ही कहा जाता है। लेकिन कहा जा रहा है क्या सच नहीं है, तो समाज का अधिकार जो डी ऑप्शन में है यह सच नहीं है, पैसेज में नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 94 का डी। चलिए अब 95 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर निम्नलिखित में से चीर का विलोम शब्द है। देखिए चीर दो तरह का होता है, एक होता है चदरगी का र, चीर मीन्स जो होता है वस्त्र हो जाता है। यहाँ पर जो चहरसी का र चीर है, तो चीर मीन्स जो होगा यहाँ पर चीर मीन्स होता है बहुत पुराना, तो नवीन हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सोना धतूरा गेहूँ प्लास अनेकार्थक शब्द के लिए निम्नलिखित में से एक शब्द है। तो सोना कनक मीन्स होता है सोना, और कनक मीन्स जो होता है धतूरा भी होता है, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कनक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से निश्चित परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण है। निश्चित यानी यहाँ पर फिक्स होना चाहिए, तो सारा आटा यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं है, थोड़ा दूध में भी क्लियर नहीं है, जरा सा नमक में भी क्लियर नहीं है। लेकिन बी ऑप्शन में जो देखिएगा अब 2 किलो घी, तो यहाँ पर 2 किलो ही घी रहेगा, इससे अधिक नहीं हो सकता और इससे कम भी नहीं हो सकता है, फिक्स है यहाँ पर
जैसे 10 रुपया हो गया, 100 रुपया हो गया, ये सभी हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शब्द समूह पंडित का पर्यायवाची है। तो पंडित का जो इसमें पर्यायवाची होगा, फर्स्ट ऑप्शन ही इसका सही होगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कोविद, मनीषी, प्राज्ञ, विचलन। सी ऑप्शन में जो दिया हुआ है गुरु, शिक्षक, उपाध्याय, आचार्य, यह नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य होगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, वह सायंकाल के समय घूमने जाता है। फर्स्ट ऑप्शन में जाते हैं दिया हुआ गलत है। इसके बाद बी ऑप्शन को लेकर डॉट होगा, तो वह सायंकाल घूमने जाता है। यहाँ पर समय को आपको संबोधन करना ही पड़ेगा, वह सायंकाल के समय घूमने जाता है, वह दोपहर के समय जाता है, इस तरह से, तो के समय भी होगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भद्र शब्द का तद्भव रूप है। भद्र जो है यहाँ पर तत्सम संस्कृत का शब्द है और तद्भव जो होता है उसका रूपांतरित, जैसे अग्नि हो गया संस्कृत का शब्द और हिंदी में अग्नि की जगह पर आग का प्रयोग करते हैं, तो उसी तरह से आपको बताना है। तो भद्र मीन्स जो होता है भला होता है, इंग्लिश में हुआ भद्र यानी जेंटल, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा भला। इस तरह से सभी 100 क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर किया आप लोग देख लिए, मैथ में डिस्कशन भी किए हैं जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए। और आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है आप सही सही कमेंट कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि 90-95 कमेंट कीजिएगा, 70 से 75 के बीच जो भी आपका सही मार्क्स आया है, जितना क्वेश्चन सही हुआ है 100 में से आपको कमेंट करना है। और अगली वीडियो में कट ऑफ के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे।